मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है नकोशी। वो अपनी याददाश्त खो चुका है, इसलिए उसे अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं। उसकी कार ही उसका घर है और फुटपाथ पे आने जाने वाले लोगों को वो जानता है। वो अच्छे कपड़े पहनता है और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता है, जिसका बिल देने के लिए उसके पास क्रेडिट कार्ड भी है। एक रात जब नकोशी अपनी कार में था तो उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम था ईतो। ईतो को ये बात पता है कि नकोशी को कुछ भी याद नहीं और ना ही वो कुछ फील कर सकता है। वो नकोशी से कहता है कि ह्यूमंस पे किए जाने वाले एक एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसके बदले में तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नकोशी उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं, इसलिए निकलो यहाँ से। ईतो इसे बताता है कि ये एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसका नाम है ड्रीपिनेशन, जिसमें हम तुम्हारे स्कल यानी कि खोपड़ी में एक छोटा सा छेद करेंगे। नकोशी को ये आदमी थोड़ा पागल लगता है, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। ईतो नकोशी से कहता है इस ऑपरेशन से तुम्हारे दिमाग के नए आयाम खुल सकते हैं और शायद तुम्हारी याददाश्त भी लौट आए। नकोशी को उसकी बातें पागलपन लगती हैं और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। अगले दिन ईतो फिर से नकोशी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे बस 7 दिन दे दो, फिर तुम्हें जिंदगी जीने का मकसद पता चल जाएगा। नकोशी अपनी इस भूली भटकी जिंदगी से परेशान हो चुका है, तो वो ईतो की बात मान के उसके साथ चला जाता है। ईतो उसे एक कमरे में ले जाता है जिसकी दीवारों पे बहुत ही अजीबोगरीब फोटोज लगी होती हैं। उन फोटोज में ऐसे लोग दिखते हैं जिनके स्कल में छेद किया गया था। ईतो नकोशी को बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और अपने फादर के हॉस्पिटल में ही काम करता है, और साथ ही ये भी बताता है कि ड्रीपिनेशन यानी कि ह्यूमन स्कल में छेद करना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले कई सालों में अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे करके देखा है। उसके बाद वो उस ऑपरेशन के लिए नकोशी को बेड पे लिटा देता है। ऑपरेशन के दौरान ईतो नकोशी को बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी खोपड़ी में छेद होता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन काफी एक्टिव होता है, लेकिन समय के साथ साथ ये होल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अगर हम स्कल में फिर से एक होल कर दें तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और दिमाग पहले से कई ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। फिर वो ड्रिल मशीन से उसके स्कल में छेद करने लगता है। फिर ये सीन यहाँ कट हो जाता है। अगले दिन नकोशी अपनी कार में जाता है। वहाँ उसे एक लिफाफा मिलता है जो ईतो ने उसके लिए छोड़ा था। नकोशी को उसमें कुछ पैसे और नोट मिलता है जिसमें ईतो ने उसे आज रात डिनर के लिए कहीं बाहर बुलाया था। ईतो ने नकोशी के लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए 7 दिन मांगे थे और आज उसका दूसरा दिन था। नकोशी जब ईतो से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट ईतो के अपने दिमाग पर है। नकोशी ईतो से पूछता है कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट से तुम साबित क्या करना चाहते हो। ईतो उसे कहता है कि देखो, मुझे पृथ्वी आत्माओं पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा लें तो दुनिया में सब कुछ इजी लगता है। उसके बाद ईतो नकोशी के सामने काफी सारे ताश के पत्ते रखता है जिसमें 5 अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं। फिर वो नकोशी से कहता है कि जरा कंसंट्रेट करो और 3 ऐसे पत्ते उठाओ जिन पे स्टार बना हो। नकोशी जैसे ही एक पत्ता उठाने लगता है तो ईतो उसे रोकता है और उसे कहता है कि अपनी दाईं आंख बंद करो और अपने बॉडी का लेफ्ट पार्ट सिर्फ यूज करो, जिससे तुम ज्यादा अच्छा फोकस कर सकोगे। नकोशी ऐसा ही करता है। उसके बाद वो जो भी पत्ता उठाता है उसके पीछे स्टार ही बना था। ईतो ये देख के मन ही मन में खुश होता है, लेकिन नकोशी को ये देख के बहुत हैरत होती है। इसके बाद रात देर से जब नकोशी अपनी कार की तरफ जा रहा होता है तो ये एक्सपेरिमेंट वो फिर से करने के लिए अपनी आंख बंद करता है और अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को यूज करता है। और उसके बाद जो देखता है वो इस फिल्म का सबसे कमाल सीन है। उसको वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत अजीब तरह से दिखते हैं। कोई उसको एलियन जैसा दिखता है तो कोई उसको पेड़ जैसा, कोई जंजीरों से बंधा हुआ है तो किसी के सर से पांव तक चश्मा लगा हुआ है, लेकिन वहीं उसे काफी लोग नॉर्मल ह्यूमन जैसे भी दिखते हैं। और तभी वो वहाँ गुजर रहे किसी गैंगस्टर से टकरा जाता है। ये गैंगस्टर थोड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी है, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ नकोशी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। उसको जब भी किसी से बदला लेना होता है तो वो उसकी पिंकी फिंगर काट देता है। वो जैसे ही नकोशी की फिंगर काटने लगता है तो नकोशी अपनी दाईं आंख बंद करके फोकस करता है और फिर वो उस गैंगस्टर से कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरी नहीं बल्कि अपने खुद की फिंगर काट रहे हो। इतना सुनते ही उस गैंगस्टर की पिंकी फिंगर कटने लगती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर वो नकोशी की फिंगर नहीं काटता और उसे जाने देता है। अगले दिन नकोशी ईतो से मिलता है, उसे वो सारे स्केच दिखाता है जो लोगों से मिलने के बाद उसने बनाए थे। ईतो ये देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। नकोशी को बताता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों में ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है और तुम उनमें से एक हो, यानी तुम्हारा सिक्स सेंस अब पहले से ज्यादा काम करने लगा है। और फिर वो नकोशी से कहता है कि अपनी दाएं आंख बंद करके मुझ पर फोकस करो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। नकोशी जब ऐसा करता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, यानी ईतो के केस में उसे एक अदृश्य आदमी दिखता है। ये देख के ईतो थोड़ा मायूस हो जाता है। अगले दिन जब नकोशी अपनी कार में बैठता है तो अपनी आंखों में आंसू देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट उसकी पर्सनल लाइफ में भी काम कर रहा है। अगले दिन नकोशी ईतो के पास जाता है जहाँ ईतो उसे एक फोटो दिखाते हुए
काफी काम की बातें करता है। वो नकोशी से कहता है कि मेडिकल साइंस में इसे होमोन्यूक्लियस कहते हैं, यानी किसी भी इंसान के अंदर छुपा हुआ एक छोटा इंसान जिसे वो सारी दुनिया से छुपाता है। जब इंसान अपनी बातें किसी को नहीं बताता तो धीरे धीरे वो एक ट्रॉमा का रूप ले लेती हैं और यही ट्रॉमा उस इंसान के अंदर एक नए इंसान को जन्म देता है। एक इंसान लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने होमोन्यूक्लियस को देख नहीं पाता क्योंकि वो अपने अतीत की कड़वी बातों से दूर भागता है। आगे वो नकोशी से कहता है कि इस ऑपरेशन की वजह से तुम में एक खास किस्म की नई ताकत आ गई है और वो खास बात ये है कि तुम तमाम लोगों का होमोन्यूक्लियस देख सकते हो। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो एक लड़की से मिलते हैं जो कि पार्ट टाइम प्रोस्टिट्यूशन की जॉब करती है। अभी तो उस लड़की से बात करने जाता है तो नकोशी अपनी आंख बंद करके उसे देखने की कोशिश करता है। जो लड़की उसे सैंड जैसी दिखती है, लेकिन इस बार ईतो उसे अदृश्य नहीं दिखता बल्कि वो पानी की तरह दिखता है और वो ये भी देखता है कि ये रेत धीरे धीरे ईतो के होमोन्यूक्लियस की तरफ जा रही है। इसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है, लेकिन ईतो उसका फोन चुरा के नकोशी को दे देता है ताकि उस लड़की के बारे में और जानकारी मिल सके। रात को जब नकोशी उस लड़की का फोन देखता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की की मॉम की काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उसकी मॉम उसे बुरा भला कहते हुए लूजर कहती हैं और वो उसको उसकी कजन के साथ कंपेयर करते हुए कहती है कि तुम उस जैसी कभी भी नहीं बन सकती। इसके बाद नकोशी उस लड़की का फोन अनलॉक करके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी 2 इंस्टाग्राम आईडीज हैं। उनमें एक आईडी में तो वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और दूसरी में उसका दिखता है असल चेहरा। ये उसका वो ट्रॉमा है जो उसने दुनिया से हमेशा छुपा कर रखा। इस दूसरी आईडी में दिखता है कि उसने खुद को काफी ज्यादा हर्ट किया है और यहाँ उससे अपनी सेक्सुअल डिजायर को भी पेश किया है। नकोशी अभी ये सब देख ही रहा होता है कि उसके पास कल रात वाले गैंगस्टर के आदमी आते हैं और वो नकोशी को उस गैंगस्टर के पास ले जाते हैं। वो गैंगस्टर नकोशी से कहता है कि बताओ उस रात तुमने ऐसा क्या देखा था। नकोशी अपनी एक आंख बंद करता है और कंसंट्रेट करता है तो वो देखता है कि गैंगस्टर पहले एक रोबोट था। वो गैंगस्टर नकोशी को नाराज करके मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ से रोबोट निकल के बाहर आ जाता है और नकोशी देखता है कि उस रोबोट के अंदर एक बच्चा है जिसके अंदर गिल्ट होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। नकोशी जब उस गैंगस्टर को ये सब बताता है तो वो अपने घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है, मानो उसे अपने अतीत की कोई बात याद आ गई हो। बचपन में गैंगस्टर जब अपने दोस्त के साथ खेल रहा था तो उसके दोस्त को एक रोबोट मिलता है और गैंगस्टर उस रोबोट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे रोबोट दे दो, मैं तुम्हें चाकू दे सकता हूँ। लेकिन वो नहीं मानता। ये दोनों उस रोबोट को लेके लड़ने लगते हैं और इसी खींचातानी में उस गैंगस्टर के दोस्त की पिंकी फिंगर कट जाती है और यही उस गैंगस्टर के बचपन का ट्रॉमा है जो कि आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। नकोशी से ये सब जानने के बाद वो बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगता है। इस ट्रॉमा से निकलने के लिए उसने कई बार अपनी पिंकी फिंगर काटने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद वो नकोशी के सामने बैठ के अपनी पिंकी फिंगर काटता है। उसके बाद नकोशी जब अपनी आंख बंद करके कंसंट्रेट करके उसे देखता है तो उसे गैंगस्टर एक नॉर्मल इंसान दिखता है। उसका होमोन्यूक्लियस अब खत्म हो चुका है, इसलिए वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा। अगले सीन में जब नकोशी अपनी कार में बैठ के उस हाई स्कूल गर्ल का फोन चेक कर रहा होता है तो वो लड़की अचानक से सामने आ जाती है। दरअसल वो अपना फोन लेने आई थी। अब नकोशी अपनी एक आंख बंद करके उसके होमोन्यूक्लियस को गौर से देखता है और वो देख पाता है कि उसका होमोन्यूक्लियस रेत नहीं बल्कि बहुत छोटे छोटे अल्फाबेट्स हैं। ये लड़की अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज है और इससे बदला लेने के लिए इसने प्रोस्टिट्यूट बनना चुना। नकोशी उस लड़की के अंदर की आग को शांत करता है और वो लड़की फिर अपने होमोन्यूक्लियस से आजाद हो जाती है। इस बार जब नकोशी उसे अपनी एक आंख बंद करके देखता है तो वो उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखती है। अगली सुबह वो ईतो से मिलने उसके हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया में वेट करते हुए नकोशी अपनी एक आंख बंद करके अपने आप को देखता है तो उसका आधा शरीर रोबोट और रेत का दिखता है। कार में उसने यही देखा था जिसकी वजह से वो घबरा के ईतो से मिलने आया था। तभी उसके सामने बैठी एक लड़की पलट के नकोशी को देखती है। नकोशी देखता है कि उस लड़की का चेहरा फ्लैट है और मानो वो नकोशी से कह रही है कि जिंदगी कितनी खाली है। ये सब देख के नकोशी डर के चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पे ईतो आ जाता है। ईतो उसे अपने घर ले जाकर एक लड़की का फोटो दिखाता है जिसमें ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा था और वो दूसरे लोगों का होमोन्यूक्लियस देख पाती थी। इस बात का मकसद ये है कि ऑपरेशन के बाद से वही लोग दूसरे लोगों का होमोन्यूक्लियस देख पाते हैं जिनका अपना होमोन्यूक्लियस होता है, जिसका मतलब ये था कि नकोशी का खुद का होमोन्यूक्लियस अब बाहर आने वाला था और शायद बहुत जल्द उसकी याददाश्त भी वापस आ जाए। ईतो कहता है कि अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, मैंने तुमसे 7 दिन मांगे थे। वो नकोशी से कहता है कि पहले तुम मेरा होमोन्यूक्लियस देख कर बताओ, फिर मैं तुम्हारा होमोन्यूक्लियस बंद कर दूंगा। इस बार जब नकोशी देखता है तो उसे
ईंटों में पानी के साथ साथ एक गोल्ड फिश भी नजर आती है। इसके बाद नकोशी गाड़ी में आके अपनी तमाम पुरानी चीजों की खोज लगाने लगता है। उसे याद आता है कि एक दफा बार में वो रेड कलर का ड्रेस पहनी लड़की से मिला था। इन दोनों को प्यार हो जाता है और वो एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। और ये वही लड़की है जिसको कल नकोशी ने हॉस्पिटल में देखा था। और वो लड़की जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो नकोशी उसे ननाको कह के बुलाता है। ये सुन के वो लड़की थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर नकोशी उस लड़की को एक अपार्टमेंट में लेके जाता है जिसकी चाबी उसके पास पहले से थी। उस घर में पहुंच के नकोशी उस लड़की को बताता है कि अपनी याददाश्त खोने से पहले हम लोग यहाँ साथ रहा करते थे, लेकिन उसे अभी भी अपना अतीत याद नहीं। अगली सुबह नकोशी देखता है कि उस लड़की के माथे पर भी वैसा ही निशान है जो कि नकोशी के माथे पर है, और नकोशी जानता है कि ये करने वाला ईतो ही है। नकोशी अपने फोन पर देखता है तो कल रात ईतो ने उसको बहुत सी कॉल्स की थी। तभी ईतो का फोन नकोशी को आता है और ईतो उसे बताता है कि उस लड़की के स्कल में भी छेद मैंने ही किया था। अब वो नकोशी से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। ईतो नकोशी के घर के बाहर ही खड़ा है और उसके बाद वो उस लड़की ननाको से मिलता है। वो उसका नाम चिहिरो पुकारता है। ये सुन के वो लड़की सहम जाती है। उसे अपना अतीत याद आने लगता है। दूसरी तरफ नकोशी को लगने लगा था कि उसकी याददाश्त वापस आना उसका भ्रम है। असल में उस लड़की की याददाश्त वापस आ जाती है। अब वो नकोशी को बताती है कि एक दिन वो और उसका बॉयफ्रेंड किसी कार में जा रहे थे। रास्ते में उनका किसी बात पे झगड़ा हो जाता है जिससे उसके बॉयफ्रेंड का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है कि तभी उनकी कार के सामने नकोशी और उसकी वाइफ आ जाती हैं। इस हादसे में नकोशी की वाइफ और चिहिरो का बॉयफ्रेंड दोनों मारे जाते हैं और यही उस लड़की का मेंटल ट्रॉमा था। अब नकोशी को भी अपना अतीत याद आने लगता है। एक दिन नकोशी और उसकी वाइफ का झगड़ा हुआ तो नकोशी की वाइफ घर छोड़ के जाने लगती है। नकोशी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है कि तभी एक कार से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। नकोशी के घर के दूसरे कमरे में ईतो भी बैठा है। नकोशी उसके पास जाके उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा होमनक्यूलस देखूं? वो ईतो से कहता है कि तुम्हारा होमनक्यूलस एक पानी है और गोल्ड फिश है। उसके फादर अपना ज्यादा समय अपनी गोल्ड फिश के साथ बिताते थे। ये बात आज तक ईतो को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। नकोशी से सब कुछ सुनने के बाद वो फूट फूट के रोने लगता है। नकोशी उसे उठाता है और कहता है कि तुमने हमेशा से यही चाहा कि लोग तुम पे गौर करें और तुम्हें समझे, लेकिन क्या कभी तुमने लोगों पर गौर किया और उन्हें समझने की कोशिश की? नकोशी और चिहिरो दोनों की याददाश्त वापस आ चुकी है और दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं। अब वो दोनों फैसला करते हैं कि आगे की जिंदगी वो दोनों साथ गुजारेंगे। इसी फैसले के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।